हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की जो आपकी बुक है गोल्डन ग्रेज, उसी का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका टाइटल है द लेडी और द टाइगर, जो लिखा गया है फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन के द्वारा, जो एक अमेरिकन लेखक थे। अब इस स्टोरी की बात करते हैं स्टूडेंट। तो ये स्टोरी है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है। पार्ट 1 में एक राजा के बारे में बताया गया है जो काफ़ी हिंसक और असभ्य होता है और काफ़ी अजीब अजीब प्रकार की वो कल्पनाएं करता है, और उसका जो जजमेंट देने का तरीका है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हटकर है। और इसका जो पार्ट नंबर 2 है, उसमें इंसान की जो व्यवहार होता है या इंसान का जो दिमाग होता है वो किस तरह से सोचता है और किस तरह से काम करता है, इस तरह का जो मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है वो किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 इसका। Long long ago there lived a king who was crude and very much like a savage। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो काफ़ी क्रूड था। क्रूड का मतलब होता है अशिष्ट, असभ्य। वेरी मच लाइक ए सेवेज, सेवेज का मतलब होता है जो आदिकाल में जो जंगली जो लोग होते थे, आदि मानव, उन्हें कहा जाता है। तो काफ़ी लंबे समय की पहले की बात है कि एक राजा था जो काफ़ी अशिष्ट था और एकदम सेवेज था, एकदम जंगली था। ही हैड लर्न सम मैनर्स फ्रॉम हिज लैटिन मेंबर्स। हालांकि उसके आसपास के जो दूसरे राज्य थे वो लेटिन राज्य थे, तो उनसे वो कुछ थोड़े बहुत तो उसने तौर तरीके सीख रखे थे, बट मोस्टली ही वॉज बार्बरिक। लेकिन ज़्यादातर वो क्या था, एकदम से क्रूर और नृशंस आदमी था वो। लाउड एंड ग्रफ, खूब जोर जोर से बोलता था, एंड ग्रफ, ग्रफ का मतलब होता है रूखा और कठोर। ये सारी इसकी क्वालिटीज़ बता रहा है लेखक कि जो राजा था वो काफ़ी क्रूड था, काफ़ी हिंसक था, काफ़ी असभ्य था और बहुत तेज़ बोलने वाला था और कठोर था और रूखा था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स। और उसके जो पड़ोसी लोग थे, पड़ोसी राज्य थे, उनसे वो किसी भी प्रकार की उदारता या शालीनता या शिष्टता वो नहीं रखता था। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज। अब वो जो राजा था वो कल्पनाएं बहुत करता था। फैंसीज का मतलब होता है अजीब अजीब प्रकार की बातें सोचना, कल्पनाएं करना, एंड इवन ग्रेटर इंथुजियाज्म। और उससे वो कल्पना ही नहीं करता था, बल्कि क्या था, वो उन कल्पनाओं के लिए पागल भी था। इंथुजियाज्म का मतलब होता है उन्मादी, मतलब सनक रखना। बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग। अब पता है कि भाई वो राजा है तो उसके पास पूरा अधिकार है। ही वॉज एबल टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंसीज इन टू रियलिटी। तो वो इस बात के लिए समर्थ था कि उसकी जो कल्पनाएं होती थी, जो परिकल्पनाएं होती थी, उन्हें वो वास्तविकता में चेंज कर सकता था। और एटलीस्ट ही ट्राई टू। अब वो जो उसकी कल्पनाएं थी वो वास्तविकता बने या ना बने वो तो अलग बात थी, लेकिन वो कोशिश तो जरूर करता था। हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉर्मली काम वैन एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। अब उसका जो व्यक्तित्व था, हालांकि वो क्या था कि जब वो शांत रहता था, काम का मतलब होता है शांत रहना। अगर सारी चीज़ें एकदम सुव्यवस्थित तरीके से रहती थी तो वो एकदम शांत रहता था। वेन देयर वॉज ए लिटिल हिच, लेकिन जब उसको थोड़ी बहुत भी गड़बड़ मिल जाती थी, मतलब उसको थोड़ी बहुत भी अव्यवस्था दिखती थी उन चीज़ों में, हाउ एवर ही वॉज एक्सल्टेड एंड हैप्पी। तब वो क्या करता था कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता था। एक्सल्टेड का मतलब होता है मस्त होना। तो वो उन्हें देख के बहुत मस्त होता था और खुश हो जाता था। ही लव्ड इट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था जब कोई चीज़ है वो बिगड़ी हुई हो। दैट मीन दैट ही कुड देन करेक्ट देम, क्योंकि उस वक्त उसके पास उसे काम मिल जाता था कि उस बिगड़ी हुई चीज़ को वो क्या करता था, फिर सुधारता था, उन्हें करेक्ट करता था। ही लव टू मेक द क्रूड स्ट्रेट। अब वो क्या है कि जो चीज़ टेढ़ी होती है उसे वो सही करता था। टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेस इन लाइफ। और यहाँ तक कि क्या है कि उसे अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन मिलती थी तो वो उसको एकदम समतल कर देता था। तो इस तरह के काम वो करता रहता था। He decided that there should be a way to add culture to the lives of his। अब राजा है वो ये निर्णय लेता है कि उसकी जो प्रजा है उनके जीवन में भी कल्चर यानी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो होनी चाहिए। तो इसके लिए वो एक ही तरीका रखता है, और वो तरीका क्या होता है उसका, पब्लिक एरेना। पब्लिक एरेना का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे स्टेडियम होता है कि एक खूब बड़ा प्लेग्राउंड होता है जहाँ पर जो व्यक्ति है या जो जानवरों के खेल दिखाए जाते हैं और चारों तरफ ऑडियंस है वो बैठती है और हुटिंग करती है, और एक साइड में राजा बैठता है। तो इस तरह का एक भव्य और विशाल एक स्टेडियम होता है, उसे एरेना कहा जाता है। तो उस वही था कि उसके पास भी एक खूब बड़ा इस तरह का पब्लिक एरेना था। देयर वुमेन्स एंड बीस्ट परफॉर्म बिफोर ऑडियंस। और उस एरेना में क्या होता था कि जो लोग होते थे या जो जानवर होते थे वो अपनी अपनी रुचि है या अपनी अपनी जो क्षमता है वो ऑडियंस को दिखाते थे। बट हिज फैंसीज असल्टेड देमसेल्व्स हियर। लेकिन अब उसका ये जो क्रीड़ा स्थल था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया था, उसकी वो जो कल्पनाएं थी उन्होंने रूप ले लिया था। यानी उनकी जो कल्पनाएं थी, उस राजा की जो कल्पनाएं थी, उन्होंने थोड़ा उसमें कुछ अलग ऐड कर दिया था। और वो क्या अलग ऐड किया था उसने, द एरिना दैट ही बिल्ट वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लैडिएटर्स। कि अब वो जो क्रीड़ा स्थल था वो ज़्यादातर किसके लिए होता है कि जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है या वो जो पशुओं से लड़ता है या जो दो आदमियों में जो झगड़ा होता है उसमें जो जीतता है उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ये जो राजा वाला एरेना था वो ऐसा नहीं था। ये जो एरेना बना हुआ था वो किसी को सम्मान देने के लिए या किसी को यश देने के लिए नहीं था। ग्लैडिएटर्स का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति
जो या तो पशुओं से लड़ता है या फिर दूसरे व्यक्तियों से लड़के अपनी क्षमता प्रस्तुत करता है और जीतता है। इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश। और ये कोई जंगली जानवरों के लिए भी नहीं था जो एक दूसरे से झगड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हैटिक्स टू द लॉइंस। और ये जो क्रीड़ा जो पूरा ग्राउंड था वो सिर्फ ये जो धर्म को नहीं मानने वाले जो विधर्मी लोग होते हैं, हैटिक्स का मतलब होता है जो धर्म को नहीं मानते, विधर्मी लोग, तो ये जो विधर्मी लोग हैं उनको शेरों के सामने डालने का ऐसा भी कोई गेम वहाँ पर नहीं होता था। इट वॉज ही बिलीव्ड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ दिस पीपल। वो जो स्थान था वो इसलिए था, ये बात राजा सोचता था कि वो जो स्थान था वो इसलिए था ताकि वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनका जो मानसिक विकास है वो विकसित हो सके, वो वाइड हो सके, वो और भी फैल सके। इट वॉज ए वास्ट एम्फीथिएटर विथ इंसर्कलिंग गैलरीज, मिस्टीरियस वॉल्स एंड अनसीन पैसेज। और वो जो पूरा एम्फीथिएटर था, एम्फीथिएटर क्या है? एम्फीथिएटर एक गोलाकार या अंडाकार एक जो रंगमंच होता है उससे कहा जाता है। तो वो जो एम्फीथिएटर था, वो जो पूरा क्रीड़ा स्थल था वो कैसा था? इन सर्कलिंग गैलरीज, मतलब चारों तरफ तो उसके गैलरीज थी। उसके बाद मिस्टीरियस वॉल्स, रहस्यमय कमरे थे, वॉल्स का मतलब होता है मजबूत कमरे, एंड अनसीन पैसेज, और ना दिखाई देने वाले गलियारे थे, रास्ते थे। इट वॉज टू बी मीन्स फॉर पोएटिक जस्टिस। वो मुख्यतः वो जो स्थान था वो किस लिए था? वो था उस राजा की न्याय व्यवस्था को दर्शाने का एक साधन था। इट वॉज टू बी प्लेस वेर क्राइम वॉज पनिश और वर्च्यू रिवार्डेड ऑल बाई चांस। वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पे अपराध को तो पनिश किया जाता था और जो वर्च्यू है, जो अच्छाई है, उसे रिवार्ड दिया जाता था, लेकिन सिर्फ भाग्य के अकॉर्डिंग। अब ये कैसे? इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। When the king was interested in people and their crime, और अब जब राजा क्या है, वो जब अपराधी में और उसके अपराध में जब इंटरेस्ट लेता था, he would detect that their fate should be decided in the arena। तो वो आदेश देता था कि इस व्यक्ति का जो भाग्य है अब उसी प्ले ग्राउंड में डिसाइड होने वाला है। दिस किंग न्यू नो ट्रेडिशन फ्रॉम अदर किंगडम। अब ये जो राजा था वो जो दूसरे राज्य में जिस तरह की जो न्याय प्रणाली थी उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इसकी खुद की अलग ही एक न्याय व्यवस्था थी। His only allegiance was to himself and his own fancies। उसकी जो भी निष्ठा थी, एलिजेंस का मतलब होता है निष्ठा रखना, तो उसकी जो निष्ठा थी वो खुद में थी और उसकी जो अलग अलग प्रकार की वो जो कल्पनाएं करता रहता था उसमें थी। दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन इन द एरिना केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक yet पारंपरिक आइडियलिज्म। और ये जो उसकी कल्पना थी वो क्या थी कि किसी भी अपराधी का जो भाग्य है वो उस एरिना में डिसाइड होगा, लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उस व्यक्ति का भाग्य ही सब कुछ करेगा। और इस तरह के ये जो उसकी परिकल्पना थी वो पूरी तरह रोमांटिक तो थी, मतलब भावुक करने वाली तो थी, लेकिन पारंपरिक भी थी और आदर्शवादी भी थी, मतलब आदर्श भी था उसकी कल्पना में। और बारबरिक का मतलब होता है हिंसक, मतलब काफ़ी हिंसक उसकी परिकल्पना थी और काफ़ी भावुक करने वाली थी। When all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on one side of the arena, he would give a signal। अब क्या होता था कि जब उनकी पूरी प्रजा है वो चारों तरफ उस गैलरीज में बैठ जाती थी, उसके बाद राजा है वो भी अपनी सीट पे बैठ जाता था, उसके बाद वो एक सिग्नल देता था, एक इशारा देता था वो राजा। ए डोर बीनीथ हिम वुड ओपन, उसके बाद राजा के नीचे एक गेट था वो खुल जाता था। एंड द एक्यूज्ड पर्सन वुड स्टेप आउट इनटू द एम्फीथिएटर, और वो जो अपराधी आदमी था उसे उस प्लेग्राउंड के बीचों बीच लाके खड़ा किया जाता था। डायरेक्टली अपोजिट द एक्यूज्ड देयर वर टू डोर्स। अब क्या था, जहां पर वो अपराधी खड़ा रहता था उसी के सामने दो दरवाजे होते थे, एक्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाय साइड, और वो दोनों एक जैसे थे, एक इधर साइड में था और एक दूसरी साइड में था। द पर्सन ऑन ट्रायल हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स एंड ओपन वन ऑफ देम। अब क्या होता था कि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी अपराधी को वहाँ पर लाया जाता था वो थोड़ा आगे चलता था और उसमें से एक डोर को खोलता था। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वॉन्टेड। अब उस अपराधी को इतनी सहूलियत थी कि वो जो भी चाहे वो दरवाजा इसमें से खोल सकता है। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर फ्रॉम द किंग और हिज गॉड। और इस वक्त उस अपराधी पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता था, ना तो राजा का और ना ही किसी कोर्ट का। द ओनली इन्फ्लुएंस वॉज दैट ऑफ फेट और लक। उस वक्त उस अपराधी पर सिर्फ एक ही बात का दबाव होता था और वो दबाव होता था उसके भाग्य का, कि उसका भाग्य अच्छा है तो वो बच जाएगा और उसका भाग्य अगर खराब है तो वो मर जाएगा। इफ द एक्यूज्ड ओपन वन डोर ए हंग्री टाइगर केम आउट। अब जैसे ही अपराधी एक दरवाजा खोलता था तो उसमें तो क्या था, एक भूखा टाइगर रहता था, एक शेर था। इट वॉज द फायरचेस्ट एंड मोस्ट क्रूअल दैट कुड बी फाउंड। और वो इतना एकदम आग की तरह उस पर झपट्टा मारता था और उसे खा जाता था। एंड इट इमीडिएटली जम्प्ड ऑन हिम एंड टोर हिम टू पीसेस एज ए पनिशमेंट ऑफ हिज कर्व। और
तुरंत उस पे झपट्टा मारता था और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता था कि इसने जो भी अपराध किया है वो ये उसकी सजा उसे मिल गई। When the fate of the criminal was thus decided, sad iron bells were rung and great bells went up from the hired mourners who were posted outside the arena. और जब अपराधी का इस तरह का अंत होता था तब क्या होता था, सैड आयरन बेल्स वर रंग, तो मतलब दुख भरी जो घंटियां हैं वो बजाई जाती थी। एंड ग्रेट वेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मॉर्नर्स हु वर पोस्टेड आउटसाइड द एरिना। और क्या होता था कि वो जो एरिना था, जो प्लेग्राउंड था, उसके बाहर किराए में लिए हुए शोक बनाने वाले और रोने वाले जो लोग थे उनकी बहुत बड़ी बड़ी और विशाल चित्कारें सुनने को मिलती थी। तो ऑडियंस वेंट होम विद बॉड हेड एंड डोलफुल हार्ट्स, और जितने भी दर्शक लोग थे वो सर झुकाकर अपने अपने घर चले जाते थे। एंड डोलफुल हार्ट, डोलफुल का मतलब होता है खिन्नता के साथ, दुख भरी हृदय के साथ। सैड दैट वन सो यंग एंड फेयर, और वो ये सोचते थे कि इतना जवान और इतना सुंदर इंसान, या फिर हो सकता है कि कोई बूढ़ा भी हो लेकिन रेस्पेक्टेड सम्मानीय जो इंसान है, मैरिटेड सच ए फेट, कि इस तरह के भाग्य के साथ उसने जन्म लिया या इस तरह की उसकी नियति निकली कि वो अपराधी सिद्ध होता है। इफ यू ओपन द अदर डोर ए लेडी केम आउट, लेकिन अगर वो ही अपराधी कोई दूसरा गेट खोल देता था तो एक महिला आती थी। द किंग ऑलवेज चूज द लेडीज हिमसेल्फ, और राजा खुद उस जो महिला थी उसे चूज करता था, उसे पसंद करता था। ही मेड श्योर दैट ईच वॉज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन एज द एक्यूज एंड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल। वो ये चीज़ श्योर करता था कि वो जो महिला है वो उसी अपराधी के एज की हो और उसी के समान के स्तर की हो और सुंदर भी हो। द रूल वॉज दैट द एक्यूज वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली, और रूल क्या होता था कि अगर अपराधी वो दूसरे वाला दरवाजा खोल देता था और वो महिला निकलती थी उसमें से, तो उसे ये सजा दी जाती थी कि आपको इस महिला से तुरंत अभी की अभी इसी प्लेग्राउंड में शादी करनी होगी। इट डिडंट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड एंड हैड ए फैमिली, और ये चीज़ कोई भी मायने नहीं रखती थी कि वो चाहे पहले से शादीशुदा हो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसका परिवार हो। द लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, क्योंकि वो जो महिला थी वो एक प्रकार से साइन थी, एक प्रकार से इशारा थी कि ये जो व्यक्ति है वो निर्दोष है। सो इफ द एक्यूज ऑलरेडी लव्ड अनदर दैट देयर वॉज टू बी फॉरगॉटन, तो क्या होता था कि चाहे वो जो अपराधी था वो चाहे किसी और से कितना भी प्यार करता हो, लेकिन ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी, उसे सबको भुलाना पड़ता था और उसी महिला से शादी करनी होती थी। इंडीड इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड अनदर डोर बीनीथ द किंग ओपन एंड आउट केम ए प्रिस्ट, और वास्तव में जैसे ही वो लेडी आती थी वैसे ही दूसरी जगह से क्या होता था कि राजा है वो एक दूसरा दरवाजा खोलता था और उसमें से एक पुजारी आता था, एक संगीतज्ञ आता था, एक गायक आता था एंड एक ट्रुप ऑफ डांसर, और कुछ डांस करने वाले एक टुकड़ी थी डांसर्स की। इन ए प्रोसेशन दे ऑल चीयरफुल मार्च एंड सेंग फॉर द कपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द एरिना, और इस प्रक्रिया में क्या होता था, वो सभी हंसी खुशी के साथ वहाँ आते थे और गाने गाते थे, और उन लोगों उस कपल के लिए जो उस वक्त उस प्लेग्राउंड के बीच में खड़ा रहता था। द बेल्स रिंग, और इस बार भी घंटियाँ बजती थी। द ऑडियंस साउटेड इट्स अप्रूवल, लेकिन इस बार दर्शक है वो भी जोरदार आवाज़ें करते थे, हुटिंग करते थे। एंड द इनोसेंट मैन, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो एकदम निर्दोष साबित होता है। प्रेसिडेड बाय चिल्ड्रन थ्रोइंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ, और यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बच्चे थे वो उस इनोसेंट जो अपराध से मुक्त जो व्यक्ति था उसके आगे फूलों की बारिश करते थे। लैड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, और उसे कहा जाता था कि अब आपकी शादी हो चुकी है और आप अपनी इस नवविवाहित दुल्हन को अपने घर ले जाओ। There was the king's semi-barbaric method of administering justice and its fairness is obvious. तो ये उस राजा का तरीका था न्याय प्रदान करने का। तो उस राजा का क्या तरीका था कि उसका जो तरीका था वो अर्ध क्रूर तरीका था किसी भी न्याय को करने का। एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस, लेकिन ये बात सच है कि जो भी न्याय किया जाता था वो एकदम फेयर होता था, उसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात थी वो नहीं चलती थी। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड, क्योंकि किसी भी अपराधी को ये पता नहीं रहता था कि वो जो लेडी है वो किस डोर के पीछे है। He opened whichever door he wanted to without knowing whether in the next instant he was to be eaten or married. उसे ये नहीं पता रहता था कि वो कौन सा दरवाज़ा खोलना चाहता है, और उसे ये भी नहीं पता रहता था कि अगले ही मिनट उसे एक शेर खा जाएगा या उसकी शादी है वो एक खूबसूरत महिला से हो जाएगी। On some occasion the tiger came out of one door and other occasion it came out of the other. In this system there was instant punishment for guilt and instant reward for innocence whether the accused wanted the reward. तो इस प्रकार क्या होता था कि एक कभी तो किसी अपराधी के सामने तो टाइगर आ जाता था, जैसे वो दरवाज़ा खोलता था तो वो टाइगर उसे खा जाता था, और कभी क्या होता था अपराधी के सामने कि कोई अपराधी दूसरा दरवाज़ा खोलता था तो वो लेडी आ जाती थी। तो इस तरह के सिस्टम में ये जो भी पनिशमेंट मिलती थी, जो भी सज़ा मिलती थी, वो पूरी तरह इंस्टेंट होती थी, यानी एकदम हाथों हाथ उसे मिलती थी। अपराधी को खुद को नहीं पता था कि जैसे वो दरवाज़ा खोलेगा उसकी मौत आ जाएगी या सामने महिला आ जाएगी।
फॉर गिल्ट एंड इंस्टेंट रिवार्ड फॉर इनोसेंस। और राजा ने एकदम अच्छे से ये सिद्ध कर दिया था कि अगर आप अपराधी हो तो आपको तुरंत सजा मिलेगी, और अगर आप निर्दोष हो तो भी आपको तुरंत इनाम दिया जाएगा, वेदर ही अक्यूज वांटेड द रिवार्ड और नॉट। और ये राजा के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता था कि अपराधी क्या चाहता है, आप अपराधी है वो अपराध रिवार्ड चाहता है या सजा चाहता है। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स एरेना। और इस तरह से राजा के उस क्रीड़ा स्थल से बचने का किसी भी अपराधी के पास कोई भी रास्ता नहीं था। द इंस्टीट्यूशन वॉज अ पॉपुलर वन। और इस तरह से ये जो प्रथा थी वो काफ़ी लोकप्रिय थी। When the people gathered together on one of the trial days, they never knew whether they were to witness a blood slaughter or a festive wedding। और जितने भी लोग, जितने भी प्रजा वहाँ पर इकट्ठा होती थी, उन्हें ये नहीं पता रहता था कि वो किस बात के गवाह बनने जा रहे हैं, ए ब्लड स्लॉटर और ए फेस्टिव। स्लॉटर का मतलब होता है स्टूडेंट नरसंहार यानी हत्या। तो कहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि वो किसी नरसंहार के गवाह बनने जा रहे हैं या किसी फेस्टिव वेडिंग या किसी खास शादी के गवाह बनने जा रहे हैं। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी यूजली मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग। और इस तरह की ये जो अनिश्चितता का तत्व होता था उस सजा के अंदर, उससे क्या होता था कि सब लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा रहता था, एक रुचि रहती थी। देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज। द पीपल वर एंटरटेन एंड नो वन डाउट दैट जस्ट वॉज बीइंग सर्व। और लोगों को क्या मिलता था, एंटरटेनमेंट होता था उनका, काफ़ी उन्हें मनोरंजन मिलता था, और कोई भी डाउट नहीं करता था उसकी राजा की जो भी ये सजा देने की जो प्रणाली थी उस पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं किया जाता था। ऑल बिलीव दैट द अक्यूज हैड हिज फेट इन हिज ओवरहैंड। क्योंकि सभी का यही विश्वास था कि हर अपराधी का जो भाग्य है वो उसी के हाथों में होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये जो पार्ट 1 है ये खत्म होता है। इसमें सिर्फ एक राजा के व्यवहार और उसकी जो सनकीपन है उसका दिमाग का, वो दिखाया गया है। और इसका जो पार्ट 2 है उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।